गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी दोस्तों, क्लास लाइव हो चुकी है। सुबह ठीक 7:05 हुए हैं और तारीख आपको पता है, आज है 12 अगस्त 2023। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। आप सभी लोगों का स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन। जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए। आज क्लास सुबह सुबह रखी गई है तो आपको बड़ी परेशानियां हुई होंगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। शनिवार का दिन था तो मैंने सोचा कि आज आपकी क्लास रख लेनी चाहिए। आए जी, सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाएं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि संघीय कार्यपालिका के बारे में। और संघ की कार्यपालिका में हमने बात की थी सबसे पहले पदाधिकारी के बारे में, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में हमने बात कर ली थी। और मैंने आपसे कहा था कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उप राष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और आज हम बात करेंगे अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति के बारे में। सबसे पहली चीज तो पता होना चाहिए, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से लिया गया है या अमेरिका से ही लिया है। जब भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होता या भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, अवेलेबल ना हो, तो उसी के कार्यभार को संभालने के लिए वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया। क्योंकि याद कीजिए, आर्टिकल 52 में हमने क्या कहा था, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, हमेशा होगा, क्योंकि भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। और कभी भी अगर भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है तो भारत कभी भी राष्ट्राध्यक्ष के बिना नहीं होगा। तो हमने कहा था कि भारत की संप्रभुता किसके हाथों में होती है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही संघ की कार्यपालिका का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। लेकिन अगर वो ना हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान जो किया गया है वो आर्टिकल 63 में किया गया है। आर्टिकल 63 कहता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक उप राष्ट्रपति होगा। जैसे आर्टिकल 52 में, आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट की पोस्ट का प्रोविजन किया गया, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल वैसे ही आर्टिकल 63 में, अनुच्छेद 63 में वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक उप राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 64 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 64, जो कहता है प्रेसिडेंट या द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, भारत का वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अब इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब यह है कि जो संसद में, आप जानते हैं हमारी संसद बाइकैमरल है, द्विसदनीय है। हमारी संसद में दो हाउसेज होते हैं, दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। तो जो राज्यसभा है दैट इज कंसिडर्ड एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, उसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है, क्योंकि वो संसद का एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है। और कभी भी विघटित या भंग राज्यसभा को नहीं किया जा सकता। राज्यसभा तो हमारी संसद का स्थायी सदन मानी जाती है। इसीलिए जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, भाई हमने कहा कि राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उसका कार्यभार संभालने का काम ही कौन करता है, वाइस प्रेसिडेंट करता है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली देखें तो राष्ट्रपति कभी गैर मौजूद होते हैं, ना के बराबर। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐसा होता है कि राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो या राष्ट्रपति किसी विदेशी दौरे पर हो, राष्ट्रपति बीमार हो, छुट्टियों पर हो, अवकाश पर हो, ऐसा बहुत ही रेयर होता है। इसीलिए हमने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट तो बनाई है, लेकिन हमने कहा है कि वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। कहने का मतलब राज्यसभा में होने वाले जितने भी सेशंस और सत्र होते हैं उन सब की अध्यक्षता वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के ही द्वारा की जाती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को
उपराष्ट्रपति होने के नाते वेतन भत्ते नहीं, बल्कि राज्यसभा का सभापति होने के नाते वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो हमने कहा कि भारत के लिए उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन उपराष्ट्रपति ही संसद का या राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आर्टिकल 65 कहता है, इन एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड हिज ड्यूटीज। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा ही उसका कार्यभार संभाला जाएगा। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं, गैर मौजूद होते हैं, अपने पद पर नहीं होते हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में, उनकी एब्सेंस में राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने का काम ही कौन करता है या कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति। और ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति दो तरीके से गैर मौजूद हो सकता है, अनुपस्थित हो सकते हैं। एक तो स्थायी रूप से और एक अस्थायी रूप से। अगर अस्थायी रूप से बात करें तो भाई राष्ट्रपति अगर बीमार हैं, अवकाश पर हैं, किसी विदेशी दौरे पर हैं, छुट्टी पर हैं, तो भाई स्वाभाविक सी बात है वो अस्थायी रूप से अपने पद पर नहीं है, शायद 2-4 दिन के लिए नहीं है, फिर अपने पद पर आकर बैठ जाएंगे, या कुछ दिनों के लिए गैर मौजूद है, उसके बाद फिर मौजूद हो जाएंगे अपने कार्यालय में। लेकिन स्थायी रूप से भी राष्ट्रपति अपने पद से अनुपस्थित हो सकता है। और आप जानते हैं स्थायी रूप से कैसे? 3 कंडीशंस होंगी। सबसे पहली कंडीशन, अगर राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है, और जैसे ही राष्ट्रपति की मृत्यु होती है उनके स्थान पर एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगता है। कौन? वाइस प्रेसिडेंट। और मैक्सिमम 6 महीने तक कर सकता है, क्योंकि 6 महीने में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया दोबारा से क्या कर ली जाएगी? पूरी कर ली जाएगी। और जब दोबारा से पूरी कर ली जाएगी तो नए राष्ट्रपति को चुन लिया जाएगा। सबसे पहली कंडीशन तो यह है। दूसरी कंडीशन, राष्ट्रपति के स्थायी रूप से अनुपस्थित होने की क्या है? तो ध्यान रखेंगे, दूसरी कंडीशन यह है कि अगर राष्ट्रपति स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से ही, अपनी मर्जी से ही अपना पद त्याग देता है या रिजाइन कर देता है, तो भी राष्ट्रपति का पद क्या हो जाता है? स्थायी रूप से खाली हो जाता है। और उस कंडीशन में भी फिर उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनकर। और तीसरी कंडीशन, अगर राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लग जाता है, महाभियोग लग जाता है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है, तो उस कंडीशन में भी उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति के द्वारा संभाल लिया जाएगा। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो आर्टिकल 66(1) में उपराष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल के बारे में बात की गई है। कहने का मतलब वो सदस्य जो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। याद कीजिए, जब हमने राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बात की थी, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात की थी, तो हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता उसी प्रक्रिया से है जिस प्रक्रिया से राष्ट्रपति का, लेकिन यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स भी, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी, यानी कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य हैं। अब लोकसभा में तो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते ही नहीं है। 2019 तक लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे, आंग्ल भारतीय हुआ करते थे, लेकिन अब एंग्लो इंडियंस का जो रिजर्वेशन था उसको समाप्त कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। तो स्वाभाविक सी बात है भाई, अब लोकसभा में तो एंग्लो इंडियंस होते नहीं हैं। लेकिन अगर हम राज्यसभा की बात करें तो आप जानते हैं कि राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, 12 मनोनीत सदस्य होते हैं।
जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जिन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। इसके बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन, एनरोलमेंट। तो याद कीजिए, जब हमने राष्ट्रपति के एनरोलमेंट के बारे में बात की थी तो मैंने आपसे कहा था कि वो मिनिमम 50 वोटर्स के द्वारा प्रपोज्ड होना चाहिए, यानी कि प्रस्तावित होना चाहिए, और मिनिमम 50 वोटर्स के ही द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए या अनुमोदित होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही अगर हम उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो उपराष्ट्रपति के पद का जो नामांकन है, जो एनरोलमेंट है, वो मिनिमम 20 सदस्यों के द्वारा प्रपोज्ड होना चाहिए और मिनिमम 20 सदस्यों के द्वारा ही अप्रूव्ड होना चाहिए, यानी कि अनुमोदित होना चाहिए। प्रोसेस वही सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली इसको कहते हैं। सर एसएससी सीजीएल मेंस में भी क्वेश्चंस यहीं से मिल जाएंगे? बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल यहीं से मिल जाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि मेंस में युगांडा का संविधान आएगा? टेंशन मत लो भाई। उसके बाद है आर्टिकल 66 का 2, अनुच्छेद 66 का 2, वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउसेस। कहता है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। स्वाभाविक सी बात है भाई, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति जरूर होता है, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। इवन वो लोकसभा का भी सदस्य नहीं हो सकता। उपराष्ट्रपति के लिए तो अलग से निर्वाचन किए जाने का प्रावधान है। ये तो निर्वाचित होता है, ये तो इलेक्टेड होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ही द्वारा राष्ट्रपति के चुनावों की तरह उपराष्ट्रपति के लिए भी इलेक्शंस करवाए जाते हैं, चुनाव करवाए जाते हैं। अगला है आर्टिकल 66 का 3, जिसमें है उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। लगभग सारी की सारी योग्यताएं वही हैं जो राष्ट्रपति के लिए होती हैं। जैसे वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हिज एज शुड बी मिनिमम 35 ईयर्स, उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। ही शुड नॉट अटेन अ पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये सारी की सारी वही बात जो हमने राष्ट्रपति के लिए भी कही, लेकिन अंतर क्या है तो याद करेंगे। राष्ट्रपति में मैंने आपसे कहा था ही शुड बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे ही शुड बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ही शुड बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ही शुड बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।
इसके बाद है आर्टिकल 67 में टर्म ऑफ ऑफिस यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि। तो राष्ट्रपति की ही तरह उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितना होता है, 5 इयर्स या 5 वर्ष का होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति जब चाहे स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से अपना रेजिग्नेशन, अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपकर कभी भी अपना पद त्याग सकता है। कहने का मतलब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा, और अगर उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना है तो स्वाभाविक सी बात है वो किसको देगा, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। उसके बाद आर्टिकल 67 बी में है रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना। आर्टिकल 61 में हमने पढ़ा था इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 67 बी में हम बात करते हैं अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अगर भारत का उपराष्ट्रपति कोई भी गैर संवैधानिक कार्य करता है तो ध्यान रखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने का प्रोविजन है, उसके पद से हटाए जाने का प्रावधान है। और वो प्रोविजन क्या है, वो प्रोविजन कैसे है, राष्ट्रपति के केस में हमने पढ़ा था कि संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस भेजा जाएगा और इस्तीफे की मांग की जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही उपराष्ट्रपति के केस में राज्यसभा के द्वारा, केवल राज्यसभा के द्वारा, इसमें लोकसभा की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि आर्टिकल 67 बी में राज्यसभा की शक्ति लोकसभा से ज्यादा होती है। वैसे तो प्रैक्टिकली लोकसभा ज्यादा पावरफुल है क्योंकि लोकसभा डायरेक्टली जनता का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन अगर हम राज्यसभा की बात करें तो आर्टिकल 67 बी में राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा। राज्यसभा की शक्ति लोकसभा से अधिक है क्योंकि राज्यसभा के ही द्वारा 14 दिन का नोटिस सबसे पहले भेजा जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को, और उसे इस्तीफे की मांग की जाएगी। और ध्यान रखेंगे जब इस्तीफे की मांग की जाएगी तो 14 दिन के भीतर उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपना होगा, अपना इस्तीफा देना होगा। लेकिन अगर 14 दिन के भीतर उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र नहीं देता है तो उस पर इम्पीचमेंट या महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और ध्यान रखेंगे राज्यसभा से साधारण बहुमत से, अगर राज्यसभा में साधारण बहुमत उपराष्ट्रपति के खिलाफ पारित हो जाता है तो उसको उसके पद से निष्कासित कर दिया जाएगा, उसके पद से हटा दिया जाएगा। राष्ट्रपति को हटाने के लिए उसके खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए होता है, लेकिन अगर बात उपराष्ट्रपति को हटाने की है तो 50% प्लस 1 यानी कि 50% से ज्यादा बहुमत, जो कहलाता है साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी से उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 71 कहता है ऑल द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सारे के सारे जो विवाद हैं या कोई भी डिस्प्यूट होता है तो दैट कैन बी टेकन इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओनली, तो उसे केवल और केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ही ले जाया जाएगा। क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित विवादों पर या विवादों के मामले पर सुनवाई करने का जो प्रारंभिक अधिकारिता है, जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, वो किसका है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के
सर्वोच्च न्यायालय का। नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन यानी कि संघ का मंत्री परिषद। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन या संघ का मंत्री परिषद जो है आर्टिकल 74 में। याद कीजिए, कल भी मैंने आपको आर्टिकल 74 बताया था। टू गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन, संघ का एक मंत्री परिषद होगा। अगर आप लिख रहे हैं तो नोट कर लीजिए। टू गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। टू गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन, संघ का एक मंत्री परिषद होगा। एंड the head of that council of ministers and the head of that council of ministers will be the prime minister, और उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा। The head of that council of ministers will be the prime minister, और उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष या प्रमुख भारत का प्रधानमंत्री होगा। तो चाहे आप संघ के मंत्री परिषद के बारे में बात कर लीजिए या प्रधानमंत्री के, दोनों के पद का उल्लेख आर्टिकल 74 में किया गया है। और कल मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 75 का 1, जब हम राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और संघ के मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है। तो अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, तो प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का काम ही कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के ही द्वारा प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल को शपथ दिलवाई जाती है। और आप जानते हैं उस शपथ का जो प्रारूप है, जो ड्राफ्ट है, वो किस में है? शेड्यूल 3 में। टर्म ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना होता है? भाई सामान्य तौर पर तो मंत्री परिषद का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करें तो टिल द प्लेजर ऑफ लोकसभा के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक संसद में लोकसभा बनी रहेगी तब तक मंत्री परिषद का कार्यकाल भी चलता रहेगा। भाई अगर लोकसभा को विघटित कर दिया जाता है, लोकसभा भंग कर दी जाती है, तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद सभी के द्वारा क्या दे दिया जाता है? इस्तीफा दे दिया जाता है। तो वहीं पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कार्यकाल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब क्या है? तो ध्यान रखेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक केंद्रीय मंत्री, एक राज्य मंत्री और एक उप मंत्री। अभी बताता हूं मैं, ये देखिए टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स। जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह रहे हैं उसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं।
सबसे पहला कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो कि केंद्रीय मंत्री होते हैं, जो अति महत्वपूर्ण विभागों या मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर्स होते हैं। एक होते हैं स्टेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री, जो कि दो प्रकार के हो सकते हैं, स्वतंत्र प्रभार और अस्वतंत्र प्रभार। जो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, लेकिन जो अस्वतंत्र प्रभार के होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के ही अधीन काम करते हैं, उन्हीं पर डिपेंडेंट होकर काम करते हैं। लेकिन वो मिनिस्टर्स जो कैबिनेट मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स के कामों में उनकी मदद करते हैं वो कहलाते हैं उप मंत्री, वो कहलाते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। इन तीनों प्रकार के मिनिस्टर्स को मिलाकर ही क्या बनता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या संघ का मंत्री परिषद। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या संघ का मंत्री परिषद। और ध्यान रखेंगे आर्टिकल 75(1) के ए के तहत देयर कैन बी मैक्सिमम 15%, देयर कैन बी मैक्सिमम 15% ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। मतलब कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स संघ के मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम 15% या 15% तक ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। ये प्रावधान 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जोड़ा गया था। और ध्यान रखेंगे एट प्रेजेंट, वर्तमान में देयर आर 83 मिनिस्टर्स इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वर्तमान में संघीय मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कुल 83 है, कुल 83 है। नेक्स्ट, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री। द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। सबसे पहली बात तो ध्यान रखेंगे उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक नहीं है। संविधान में कहीं भी उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन अगर प्रधानमंत्री चाहे तो अपने कार्यभार को बांटने के लिए, संभालने के लिए उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं, जो कि आमतौर पर किसी न किसी महत्वपूर्ण विभाग या मंत्रालय का मंत्री होता है, जो केवल राष्ट्रपति के कार्यों में भी उसकी क्या करता है, सहायता करता है या मदद करता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे देश के सबसे पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि 1947 से लेकर 1950 तक भारत के सबसे पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या उप प्रधानमंत्री रहे। और आखिरी बार श्री लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 तक क्या बने थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 76, जिसमें है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत का महान्यायवादी। कौन होता है भारत का महान्यायवादी? ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ही इज द लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार का वैधानिक सलाहकार भी होता है। और ध्यान रखेंगे अगर राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट या महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है
तो राष्ट्रपति के महाभियोग की स्थिति में राष्ट्रपति का वकील, राष्ट्रपति की वकालत भी किसके द्वारा की जाती है? अटॉर्नी जनरल के ही द्वारा की जाती है। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। कहने का मतलब इसका निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक अपने पद पर बना रहेगा अटॉर्नी जनरल। हिज पोस्ट इज इक्वल टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका पद तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है, लेकिन इन वन प्रोविजन, लेकिन एक प्रावधान ऐसा है इन विच ही इज मोर पावरफुल देन हिम, लेकिन एक प्रावधान ऐसा है जिसमें ये भारत के मुख्य न्यायाधीश से ज्यादा शक्तिशाली होता है। और वो प्रावधान क्या है? आर्टिकल 88, क्योंकि एज पर आर्टिकल 88 अटॉर्नी जनरल कैन सिट एनी टाइम इन सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा और राज्यसभा। लिखेंगे अनुच्छेद 88 के तहत यह, अनुच्छेद 88 के तहत ये किसी भी वक्त जाकर सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा या राज्यसभा में जाकर बैठ सकता है। अनुच्छेद 88 के तहत ये किसी भी वक्त जाकर लोकसभा, राज्यसभा या सर्वोच्च न्यायालय में जाकर बैठ सकता है। इसके बाद आता है यूनियन लेजिस्लेचर, यानी कि संघीय विधायिका, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द पार्लियामेंट। अभी हमने पढ़ा संघ की कार्यपालिका के बारे में, जिसमें हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ के मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और अटॉर्नी जनरल के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे यूनियन लेजिस्लेचर, संघीय विधायिका के बारे में, जिसमें हमें बात करनी है अबाउट द पार्लियामेंट या संसद के बारे में। इसके प्रोविजन आर्टिकल 79 से लेके 122 तक पार्ट 5 में संविधान के भाग 5 में किए गए हैं। पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 79 से लेके 122 तक वेस्टमिंस्टर मॉडल पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या सरकार की संसदीय प्रणाली को हमने अपने देश में अपनाया है। आप जानते होंगे लंदन के वेस्टमिंस्टर में ही क्या है? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटेन की संसद। और उसी ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही बिल्कुल मॉडल पर हमने भी ब्रिटेन से ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाया है, जिसमें
1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हमने भारत को एक ऑल इंडिया फेडरेशन, एक अखिल भारतीय संघ बनाया और अपने देश में बाइकैमरल लेजिस्लेचर या द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया। आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की एक संसद होगी। द नेम ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया इज संसद। हमारी संघीय विधायिका का नाम ही क्या है? संसद। हमारे देश में जो संघीय विधायिका होती है उसको संसद कहा जाता है। और आर्टिकल 79 के तहत भारत में संसद का प्रोविजन या संसद का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 79 के तहत देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की एक संसद होगी, विच विल बी कंप्राइज्ड ऑफ, जो कि मिलकर बनी होगी। किस किस से? प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा, एंड हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा। कल मैंने आपको पढ़ाया था राष्ट्रपति की विधायक शक्तियों में कि आर्टिकल 79 के तहत राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि हमारी संसद मिलकर ही किससे बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। तो आर्टिकल 79 प्रोविजन करता है किसके लिए? एक संसद के लिए, एक पार्लियामेंट के लिए। और ध्यान रखेंगे राज्यसभा इज कंसीडर्ड एज द अपर हाउस, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, और उधर लोकसभा कहलाती है निम्न सदन या लोअर हाउस। क्यों राज्यसभा को उच्च सदन, अपर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, जो कि हमारी संसद का एक स्थायी सदन माना जाता है, एक परमानेंट हाउस माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा की, तो ध्यान रखेंगे लोकसभा की अगर हम बात करें, क्योंकि लोकसभा भंग हो सकती है, लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, इसीलिए लोकसभा इज कंसीडर्ड एज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसीलिए लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। आर्टिकल 80 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें है कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा या राज्यसभा की संरचना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन होती है। और ध्यान रखेंगे देयर कैन बी मैक्सिमम 250 मेंबर्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर्स हो सकते हैं 238। लेकिन फिक्स है नॉमिनेटेड मेंबर्स तो हमेशा कितने होते हैं? 12 होते हैं, जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये परमानेंट हाउस है तो इसके सदस्यों का कार्यकाल कैसे निर्धारित होता है? तो ध्यान रखेंगे जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, क्योंकि हर 2 साल के बाद राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और फिर उनके स्थान पर नए 1/3 सदस्यों को मनोनीत या इलेक्ट कर लिया जाता है। इस तरीके से राज्यसभा कंटिन्यूसली क्या होती है? चलती रहती है, वो स्थायी सदन है। लेकिन याद रखेंगे एट प्रेजेंट, वर्तमान में अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 233 इलेक्टेड हैं और 12 नॉमिनेटेड या मनोनीत सदस्य।
इसके बाद जो वर्तमान में 245 सदस्य हैं उसमें से राज्यों से आते हैं 225 मेंबर्स और 8 सदस्य आते हैं संघ शासित क्षेत्रों से। राज्यसभा के मेंबर्स का एलोकेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, शेड्यूल 4 में है। किस किस राज्य से राज्यसभा में कितने कितने सदस्य होंगे या कितने कितने मेंबर्स होंगे, ये सारा का सारा एलोकेशन, ये सारा का सारा आवंटन किस में दिया गया है, शेड्यूल 4 में दिया गया है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर हम राज्यसभा के सदस्यों के बारे में बात करें तो आप जानते होंगे हमारे देश में सबसे ज्यादा राज्यसभा मेंबर्स किस स्टेट से आते हैं, किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। लिखेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश से हमारे राज्यसभा में जाते हैं 31 मेंबर्स, 31 सदस्य। सबसे पहले नंबर पर लिखेंगे यूपी, उत्तर प्रदेश 31 मेंबर्स। उसके बाद लिखिए महाराष्ट्र 19 मेंबर्स, 19 सदस्य। उसके बाद लिखिए तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु, 18 मेंबर्स, 18 सदस्य। और उसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 16, यानी कि 16। चौथे नंबर पर संयुक्त रूप से बिहार और पश्चिम बंगाल है। और फिर उसके बाद नंबर आता है कर्नाटक का। कर्नाटक से राज्यसभा में है 12 मेंबर्स, 12 सदस्य। और अगर राज्यसभा से सबसे कम सदस्य पूछे, सबसे कम मेंबर पूछे, तो ध्यान रखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में असम को छोड़कर, असम को छोड़कर जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो नागालैंड हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, सिक्किम हो, त्रिपुरा हो, सारे के सारे राज्यों से राज्यसभा के मेंबर एक एक, 1 ईच। इसके अलावा गोवा से भी एक राज्यसभा का सदस्य। इसके अलावा पुडुचेरी, पौंडीचेरी से भी एक राज्यसभा मेंबर। नेक्स्ट आर्टिकल 81 में है कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा की संरचना। दिस इज कंसिडर्ड एज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मैंने आपको बताया इसे संसद का निम्न सदन कहा जाता है, बिकॉज इट कैन बी डिसोल्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट, क्योंकि इसे राष्ट्रपति के द्वारा विघटित किया जा सकता है। इसे राष्ट्रपति के द्वारा विघटित किया जा सकता है। इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल इन लोकसभा इलेक्शंस। इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा लोकसभा निर्वाचन में चुने जाते हैं। देयर कैन बी मैक्सिमम 552 मेंबर्स इन लोकसभा। अभी तक लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते थे, जिसमें से 550 इलेक्टेड और 2 एंग्लो इंडियंस या आंग्ल भारतीय हुआ करते थे। लेकिन अब आंग्ल भारतीयों का नॉमिनेशन तो समाप्त कर दिया गया, तो स्वाभाविक सी बात है अब लोकसभा में अधिकतम 550 मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन जिसमें से ध्यान रखेंगे
अधिकतम राज्यों से 530 हो सकते हैं और यूनियन टेरिटरी से 20। लेकिन वर्तमान में हमारे देश में लोकसभा की सीटें कितनी है? 543, 543। 331 आर्टिकल में राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन हुआ करता था। मैंने कल भी आपको लिखवाया था, लेकिन मैंने साथ में यह भी लिखवाया था कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 यानी कि जो 2019 में हुआ, उसके तहत इसको समाप्त कर दिया गया। शायद मैंने कल आपको 105 लिखवा दिया होगा, शायद मुझे ध्यान आ रहा है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इसके बाद आर्टिकल 83 में है टर्म ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि संसद का कार्यकाल। तो ध्यान रखेंगे, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी, लेकिन आपातकाल की स्थिति में कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मैक्सिमम 1 ईयर। लेकिन आपातकाल की स्थिति में इसे अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मैक्सिमम 1 ईयर। आपातकाल की स्थिति में इसे अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद अगर हम राज्यसभा की बात करें तो आप जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 6 ईयर्स, 6 वर्ष। उसके बाद है आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें है क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। संसद का सदस्य बनने के हेतु या बनने हेतु योग्यताएं। सबसे पहला है ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड नॉट बी इनसेन और इंसॉल्वेंट, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी इनसेन और इंसॉल्वेंट, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट अटेन अ पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, वह किसी भी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगली कंडीशन, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम एज की बात करें तो ध्यान रखेंगे, फॉर लोकसभा मिनिमम एज शुड बी 25 ईयर्स एंड फॉर राज्यसभा मिनिमम एज शुड बी 30 ईयर्स। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। इसके बाद होता है ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट या संसद के अधिकारी। ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट या संसद के अधिकारी। आर्टिकल 85 हमने कल डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को समय समय पर सत्र के लिए बुलाएगा। संसद में सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना या लोकसभा को विघटित करने की शक्ति किसके पास होती है? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के पास होती है। यह हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं।
आर्टिकल 86, आर्टिकल 86 में भी राष्ट्रपति की एक शक्ति होती है, और राष्ट्रपति की ये शक्ति होती है कि राष्ट्रपति किसी भी लंबित विधेयक या किसी से भी संबंधित जानकारी या संदेश संसद में पहुंचा सकता है या संसद से ले सकता है। आर्टिकल 87 में हर 5 साल के बाद जब आम चुनाव होंगे तो उसके बाद नई लोकसभा का गठन करने के बाद राष्ट्रपति जब नई सरकार का सबसे पहला सत्र होगा तो उसमें सारे के सारे नवनिर्वाचित सांसदों को संबोधित करेगा। आर्टिकल 87 ये कहता है। आर्टिकल 88 हमने अटॉर्नी जनरल के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं संसद के अधिकारियों के बारे में, ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जिसमें आर्टिकल 89 के 1 के तहत प्रोविजन किया गया है राज्यसभा के लिए एक चेयरपर्सन, एक सभापति का, और आर्टिकल 89(2) के तहत प्रोविजन किया गया है एक डेप्यूटी चेयरपर्सन यानी कि उपसभापति का। आर्टिकल 89 कहता है देयर शैल बी अ चेयरपर्सन एंड अ वाइस चेयरपर्सन फॉर राज्यसभा। राज्यसभा के लिए एक सभापति एवं एक उपसभापति होगा। इन एब्सेंस ऑफ चेयरपर्सन, और सभापति की अनुपस्थिति में द वाइस चेयरपर्सन शैल होल्ड हिज ड्यूटीज। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति ही उसका कार्यभार संभालेगा। सभापति कौन होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भाई। भारत का उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा का सभापति होता है, चेयरपर्सन होता है। इसकी गैर मौजूदगी में उपसभापति उसका कार्यभार संभालेगा। और ध्यान रखेंगे, अगर सभापति को अपना त्यागपत्र देना होगा यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को त्यागपत्र देना होगा तो ऑब्वियसली वो राष्ट्रपति को देगा। लेकिन अगर त्यागपत्र वाइस चेयरपर्सन उपसभापति को देना है तो वो अपना त्यागपत्र भी किसको देगा? चेयरपर्सन को या सभापति को। बिल्कुल ऐसे ही आर्टिकल 93 प्रोविजन करता है देयर शैल बी अ स्पीकर एंड अ डेप्यूटी स्पीकर फॉर लोकसभा। लोकसभा के लिए एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होगा। लोकसभा के लिए भी एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का प्रोविजन या प्रावधान किया गया है और कहा गया है कि जब नई लोकसभा का गठन होगा तो लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष को चुनेंगे या उपाध्यक्ष का चयन करेंगे। लिखेंगे इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में द डेप्यूटी स्पीकर शैल होल्ड हिज ड्यूटीज। उपाध्यक्ष ही उसका कार्यभार संभालेगा। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ही उसका कार्यभार संभालेगा। और लिखेंगे बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर विल सबमिट देयर रेजिग्नेशंस टू ईच अदर। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अपने अपने त्यागपत्र एक दूसरे को सौंपेंगे। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों ही अपने त्यागपत्र एक दूसरे को सौंपेंगे। तो आज हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव पूरा किया, उसके बाद हमने लेजिस्लेचर में संसद के अधिकारियों तक हम पहुंचे हैं। आज के लिए इतना ही रख लेते हैं क्योंकि आज बच्चे बहुत कम लाइव हैं, आराम फरमा रहे हैं सारे के सारे लोग। तो कोई नहीं, अगली क्लास में जब मुलाकात होगी तो बातचीत हम यहीं से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे याद दिलाइएगा हम पहुंच चुके हैं संसद के अधिकारियों तक। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया। टेक अ ब्रेक, नाश्ता पानी कीजिए। 8:30 बजे हिस्ट्री के सेशन में मिलते हैं और फिर बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।